गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है 7th चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व, उसमें ऑक्सीजन परिवार के सामान्य गुणधर्मों को देखेंगे। कल हमने जो क्लास स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको ऑक्सीजन परिवार के सदस्यों के बारे में बता दिया था और उनके 2-3 भौतिक गुण बता दिए थे, जैसे परमाणु आकार के बारे में बात की थी, आयनन विभव के बारे में बात की थी और अपन ने इनके जो त्रिज्या रहती है उसके बारे में भी बात की थी, परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब जो अगला टॉपिक आता है आपका इनके सामान्य गुणधर्मों में, वो आता है 5वां जो गुण है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है, मैंने पहले भी बताया था। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा। देखो आयनन विभव क्या था? आयनन विभव का अपोजिट है। आयनन विभव क्या था कि बाह्यतम कोश से, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा, तो वो तो ऊष्माशोषी प्रक्रम हो गया। यहां अपन अपोजिट काम कर रहे हैं कि विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो जब वो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। तो मुक्त होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए, जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी परमाणु आकार की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ठीक है भाई। तो परमाणु आकार बढ़ने के कारण जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी होनी चाहिए। आपको पता है ऑक्सीजन परिवार के लिए परमाणु आकार का क्रम क्या है? ये तो किसका क्रम है? परमाणु आकार का। अब परमाणु आकार का ये क्रम है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या होना चाहिए? इसका अपोजिट। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा, सल्फर की उससे कम, सेलेनियम की इससे कम, टेलुरियम की इससे कम और पोलोनियम की इससे कम। ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये गलत है। ये वाला तो सही है लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की जो राइट ऑर्डर होगा, इसका सही क्रम होगा, वो ऐसे रहता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम रहती है, सबसे ज्यादा सल्फर की, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम और सबसे कम ऑक्सीजन की। ये आपका राइट ऑर्डर है। तो क्वेश्चन बन गया इंपॉर्टेंट,
यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। क्या क्वेश्चन निकलता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अपने परिवार में सबसे कम होती है या अन्य सदस्यों से क्या होती है? सभी सदस्यों से कम होती है, जिसे सबसे अधिक होना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन का आकार सबसे छोटा है। ऑक्सीजन का आकार छोटा है तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी इस वाले लॉजिक से, पर ऐसा होता नहीं है भाई। अगर अपन सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता देखें तो ये रहती है -200 किलो जूल पर मोल। इसके बाद इनकी घटती जाती है, जैसे इसकी -195, इसकी -190, इसकी -175 समझ लो, और इसकी रहती है -141 किलो जूल प्रति मोल। अच्छा, ये माइनस का चिन्ह क्यों लगाया मैंने? माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त हो रही है। अब ऊर्जा मुक्त हो रही है तो अपन क्या करेंगे, जो इसकी एंथैल्पी रहेगी वो किस में रहेगी? नेगेटिव रहेगी। पढ़ा है ना अपन ने, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच नेगेटिव रहता है और ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए माइनस के चिन्ह लगाए गए यहाँ पर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब क्वेश्चन अपना वही बना हुआ है, यहां से क्वेश्चन निकलता है तो उसका मैं आंसर दूंगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे ये मिटाना पड़ेगा ऊपर का। हाँ भाई, मिटा दिए, स्क्रीनशॉट ले लिया तो। अब देखो क्या क्वेश्चन बनता है इसमें से। हाँ भाई, क्वेश्चन बनता है, क्या कारण है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अन्य सदस्यों से कम होती है जबकि इसे सर्वाधिक होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या है कि ऑक्सीजन का जो परमाणु आकार है बहुत छोटा है। अब परमाणु आकार छोटा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? अधिक। ऐसे समझो इसको, ऑक्सीजन का 8वें नंबर पर है हीलियम 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन के पास टोटल 2 कोष है। दूसरे कोष में जो आपका दूसरा कोष है, दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वह 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब देखो इस तरह से 2s में 2 और 2p में 4। तो दूसरा कोष है जो छोटा होता है, दूसरे कोष क्या है? छोटा है, 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसके बाह्यतम कोष में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जा रहा है। अतः इस कोष में उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है। उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है। अब उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जा रहा है तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उच्च घनत्व पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनों का।
तो ये बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा दूसरे कोष में, उस इलेक्ट्रॉन को ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं जुड़ेगा, तो ऊर्जा ज्यादा मुक्त नहीं होगी। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उच्च होने के कारण दूसरे कोष में, क्योंकि दूसरे कोष में अधिकतम आते इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और 6 पहले से ही उपस्थित है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सामना करना पड़ेगा। जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, भाई जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा वो इजीली प्रवेश नहीं करेगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इस कारण से इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो अन्य सदस्यों से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर सल्फर की देखें तो देखो, सल्फर का देखो तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नियोन 3s2 3p4 और 3d0। तो इसके पास तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वह 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो मतलब इसके पास तो खाली पड़ी है ना जगह, 3d पूरा खाली पड़ा है। इसमें बड़ा कोष है, कोष बड़ा है, इलेक्ट्रॉन वही 6 है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है जो कम है। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व है तो जो नया इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो इजीली जुड़ जाएगा उसमें। एक तो बड़ा कमरा है, उसमें एक छोटे कमरे में तुमने 6 जनों को सुला रखा है, तो जो 7वां आएगा उसको सोने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा छोटे कमरे में, क्योंकि पूरी जगह घिरी हुई है। वो लोग, कोई कहेगा तू उधर जा, मैं तो खुला खुला सोऊंगा। जबकि एक बड़ा हॉल हो, उस हॉल में 6 जने ही सो रहे, खूब जगह पड़ी है, तो अगला जो आदमी आएगा वो इजीली सो जाएगा, ऐसे समझ लो इसको। तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता है, नीचे चलते जाएंगे परमाणु आकार बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता जाएगा, तो वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। इस कारण से देखो इनकी ऊर्जाएं, मुक्त होने वाली ऊर्जाओं में ज्यादा अंतर नहीं है, 200 -195 -190 -100, लेकिन यहां देखो -141, मतलब कम ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सभी सदस्यों से कम क्यों है, जिसे सबसे ज्यादा होना चाहिए था। तो रीजन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये इसका राइट ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे आते हैं, हर टॉपिक के साथ जो क्वेश्चन बोर्ड में आने लायक है या आ चुका है उसको भी मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखा करें। मिटा दो भाई। अब देखिए अगला, तत्व की अवस्था, छठा गुण है तत्व की अवस्था। तो देखो ऑक्सीजन परिवार में जो ऑक्सीजन है वो गैसीय अवस्था में मिलता है O2 के रूप। ऑक्सीजन O2 के रूप में मिलता है। बाकी तत्व S8 या Se8 आदि रूप में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ऑक्सीजन तो द्विपरमाणविक है, ऑक्सीजन तो द्विपरमाणविक रूप में पाया जा रहा है, ऑक्सीजन जो तत्व है, जबकि अन्य तत्व है जो बहुपरमाणविक रूप में पाए जा रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, तो इसके रीजन पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से ये क्वेश्चन निकलता है। क्या क्वेश्चन बनता है यहां से कि ऑक्सीजन O2 के रूप में व सल्फर एसिड के रूप में क्यों पाया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। यही क्वेश्चन है, ऑक्सीजन O2 के रूप में क्यों मिलता है जबकि सल्फर एसिड के रूप में क्यों पाया जाता है।
तो इसका अपन आंसर क्या देंगे कि ऑक्सीजन का जो परमाणु आकार होता है वो छोटा होता है। ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा होने के कारण उसमें आसानी से पार्श्व अतिव्यापन हो जाता है, होने के कारण इनके परमाणुीय कक्षकों के मध्य पार्श्व अतिव्यापन परमाणुीय कक्षकों के मध्य लैटरल ओवरलैपिंग पार्श्व अतिव्यापन संभव हो जाता है। जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य पाई बंध बनता है। वो पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है, ठीक है ना। अक्षीय अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बंध का निर्माण हो जाता है। अतः यह O2 के रूप में उपस्थित होता है, पाया जाता है। इस वजह से O डबल बॉन्ड O देखा था ना, ये एक इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पार्श्व अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये सिग्मा बंध, ये पाई बॉन्ड, इस तरह से। लेकिन जो सल्फर और अन्य परमाणु रहते हैं उनका बड़ा आकार होता है, जिसके कारण उनके मध्य पार्श्व अतिव्यापन नहीं हो पाता। सल्फर के बड़े आकार के कारण परमाणुीय कक्षकों का पार्श्व अतिव्यापन नहीं हो पाता। अब पार्श्व अतिव्यापन नहीं होता तो इनके मध्य केवल एकल बंध बनते हैं, वह पाई बंध का निर्माण नहीं होता। पाई बंध का निर्माण नहीं होता, अतः एकल बंध ही बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं। इसलिए ये किस रूप में पाए जाते हैं, एसिड के रूप में। इसलिए ये एसिड के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से एक सल्फर, फिर ये दो सल्फर से एकल बंध से जुड़ा है, फिर ये वाला सल्फर भी दो सल्फर से एकल बंध से जुड़ेगा, फिर ये वाला भी, और फिर ये, इस तरह से। तो ऐसे एक फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। जहां जहां से क्वेश्चन निकलते हैं मैं वहां पर स्टार लगा देता हूं, तो आपको वो ध्यान से पढ़ने हैं। फिर आते हैं इनके गलनांक क्वथनांक।
गलनांक और क्वथनांक। सातवां गुण है मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे परमाणु आकार या परमाणु भार बढ़ता है तो गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं नीचे की ओर जाने पर। जैसे ऑक्सीजन का गलनांक क्वथनांक सबसे कम, सल्फर का उससे ज्यादा, सेलेनियम का उससे ज्यादा, टेलुरियम का उससे ज्यादा। लेकिन अपवाद स्वरूप पोलेनियम के जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो इससे कम होते हैं टेलुरियम से। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इधर बनेगा पोलेनियम के, ऐसे कह सकते हैं। पर ऑक्सीजन के सबसे कम रहते हैं, सबसे कम जो ऑक्सीजन है इसके गलनांक क्वथनांक सबसे कम रहते हैं। इसके गलनांक क्वथनांक और इसके गलनांक क्वथनांक में बहुत ज्यादा अंतर रहता है भाई। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 55 केल्विन है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग रहता है 90 केल्विन। जबकि अगर अपन सल्फर का देखें तो सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट है जो 393 केल्विन है और ये 718 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर आगे इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा तुमको, आगे इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये 393 तो इसका 490 हो जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन निकलता है भाई इसके गलनांक क्वथनांक कितने कम है तो ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जबकि सल्फर है जो किस अवस्था में मिलता है, ठोस अवस्था में। तो यहां एक क्वेश्चन निकलता है आपका बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल रहा है आपका। क्या क्वेश्चन है कि क्या कारण है, आ चुका है ये क्वेश्चन, इस पे 3 स्टार लगा लेना। क्या कारण है कि O2 गैस है व एसिड ठोस है, दोनों ये धातु हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो गैसीय अवस्था में मिलता है, एसिड ठोस। तो इसका रीजन क्या है कि O2 व एसिड दोनों अध्रुवीय अणु हैं, दोनों ही कैसे हैं, अध्रुवीय। अब अध्रुवीय ध्रुवीय अणुओं का तो पता है ना आपको भाई, जिनमें अलग अलग विद्युत ऋणता वाले परमाणु जुड़ते हैं जिस अणु में वो तो हो जाता है ध्रुवीय, और जिनमें समान विद्युत ऋणता वाले परमाणु जुड़े वो हो गया अध्रुवीय। भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ के मिला है O2 अणु तो ये अध्रुवीय। तो अध्रुवीय अणुओं का जो अध्रुवीय अणुओं के मध्य कौन कार्य करता है, दुर्बल वान डेर वाल बल कार्य करते हैं, जिनके मध्य वान डेर वाल बल कार्य करते हैं। अब इनके मध्य वान डेर वाल बल कार्य कर रहे हैं और वान डेर वाल बल अणुभार बढ़ने पर बढ़ते हैं, मतलब अणुभार के समानुपाती होते हैं, अणुभार के समानुपाती होते हैं। बस यही है लॉजिक। अणुभार जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वान डेर वाल बलों का मान बढ़ता जाएगा, वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो अणु पास पास आएंगे तो उनकी अवस्था बदलेगी। अब देखो O2 का अणुभार कितना है जानते हैं आप सब लोग, 16 × 2 32, ठीक है। और एसिड का अणुभार, सल्फर का अणुभार परमाणु भार होता है 32 × 8, 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25, 256। तो देखो 32 और ये 256, 8 गुना ज्यादा है।
एसिड अणुओं के मध्य O2 अणुओं से 8 गुना अधिक आकर्षण बल लग रहा है, आकर्षण बल लगता है। आठ गुना अधिक आकर्षण बल लग रहा है, इसलिए O2 गैस है, वह एसिड ठोस है, एसिड ठोस है। आ गया रीजन समझ में? अध्रुवीय अणुओं के मध्य केवल दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल कार्य करते हैं, और ये वांडरवाल बलों का जो मान है वो अणुभार के समानुपाती होता है, अणुभार बढ़ने पर बढ़ता है। इस कारण से एसिड अणुओं के मध्य O2 अणुओं से 8 गुना बल लग रहा है, क्योंकि इसका अणुभार इससे 8 गुना अधिक है। और इस कारण से ये किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि आपकी जो ऑक्सीजन है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो यहां पर आपका ये काम हो गया। अब देखो अगला गुण देखते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला गुण आता है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो NH2Np4 होता है, मतलब इनके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अष्टक पूर्ण के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, करते हैं। तो इनकी एक तो जो ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था, वो तो -2 रहेगी। अतः -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसे तो आप इसकी संयोजकता भी बोल सकते हैं। -2 ऑक्सीकरण अवस्था सभी दर्शाएंगे, लेकिन जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं तो -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ते हैं। अधात्विक गुण तो घटते हैं और धात्विक गुण बढ़ते हैं। तो नीचे की ओर जाने पर -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त ये +2 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। +2 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी ये क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका रीजन क्या है वो देखिए। जैसे सल्फर का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, -2 या पर ऑक्साइडों में -1। प्लस में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन वो फ्लोरीन के साथ करता है। ओनली फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में रहती है, बाकी सबके साथ माइनस में रहेगी, -2 रहेगी या -1। लेकिन जो अन्य तत्व हैं इस वर्ग के, सल्फर है या नीचे सेलेनियम है, ये +2 +4 +6 ये तीनों ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करेंगे उसके साथ साथ। अब क्यों करते हैं सल्फर का? देखो आप, सल्फर के तीसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरह से रहती है अवस्था, ये 3s और ये 3p, और 3d इसका खाली है। हो गए ना, ये 3d। तो देखो जब ये आध्या अवस्था में, अपनी आध्या अवस्था में ग्राउंड स्टेट में,
तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, तो ये इनका साझा करेगा, तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। अब ये उत्तेजित होता है प्रथम उत्तेजित अवस्था में, एक बार इसको उत्तेजित करते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था में। सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, 3s में तो 2 ही रहेंगे, पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा प्रथम उत्तेजित अवस्था में, तो एक 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 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। अब देखो 3p में 3 और एक 3d में हो गया, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 के साथ साझा कर सकता है, इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। अब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। अगर इसको और उत्तेजित कर दिया जाए और ऊर्जा मिल जाए द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन 3s में, 3p में 3 और 3d में आपके 2 हो जाएंगे, तो ये 3s 3p 3d, टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, और 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए तो +6 ऑक्सीडेशन। साझा करेगा ये किसी से भी, ऑक्सीजन से कर सकता है। देखो फॉर एग्जांपल ये SO2 भी बनाता है, तो इसमें क्या हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और SO3 भी बनाता है, SO2 भी बना रहा है और SO3 भी बना रहा है। इस कारण से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 भी है, +4 भी है, और +2 और +-2 तो ये दर्शाता ही है अन्य तत्वों के साथ, +2 -2 तो ये अन्य तत्वों के साथ दर्शाई गई। तो ये आपकी क्या हो गई, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में क्लियरेंस हो गया, ठीक है ना। आज अपन ने ये 4 गुण और पढ़ लिए, लगभग इनके जो सामान्य गुण धर्म है वो खत्म होने वाले हैं, रासायनिक गुण पढ़ेंगे फिर, और ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। आप लोग हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।